Whatever it is that's happened to us, the mad atomic world today is a place that substitutes kicks for joy. गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं नमस्कार आप स्वागत करते हैं सैटरडे स्टोरी में आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं इस दौरान, और फिर से आप सभी के पास वापस इस शनिवार में और एक दूसरा कहानी लेकर। इस बार के कहानी के बारे में मैं काफ़ी सोच रहा था कि आपसे कौन सा कहानी सुनाया जाए, और एक ऐसे रिलेटेड कहानी है जिसको मैं आप सभी से आज शेयर करने वाला हूँ, जो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा लेजेंड के बारे में मैं आज कहानी सुनाऊंगा, जिन्होंने एक समय यूएस प्रेसिडेंट का जो शिप था, यच था, जो यूएस आर्मी ने करीब 1936 में 1936 में यूएस कोस्ट गार्ड में यूज़ किया गया था, और बाद में यूएस प्रेसिडेंट भी इसको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए यूज़ किए थे। इनको ये आर्टिस्ट ने 1964 में परचेज कर लिया। तो आप शायद एक बार चौंक जाएंगे, या तो एक बार सोचेंगे कि एक आर्टिस्ट, एक लेजेंड ऐसा भी है, हो सकता है जो कि उनके पास वो, क्योंकि सच ये है कि उनके पास इतना पैसा भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होना चाहिए कि वो एक प्रेसिडेंट, जो कि उस टाइम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था, उनको यूज़ किया गया जो यच था, वो खरीद लिया। तो मेरे को भी, मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था, मैं भी जब ये बारे में देखा, तो मेरे को भी 2 मिनट के लिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने इसके बारे में काफ़ी और छानबीन किया, और बाद में ये नतीजे में आया कि ये कहानी आप सभी के साथ एक बार शेयर किया जाए। क्यों, बाद में मैं बताऊंगा भी कि मैं इस टॉपिक और क्यों लिया। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। इस लेजेंड का नाम है, जिनके बारे में सिर्फ हम नहीं, देश नहीं, पूरा दुनिया जानते हैं। एक अमेरिकन सिंगर, एक आइकॉनिक सिंगर, जिनका जन्म होता है एक छोटा सा गांव है ट्यूपेलो बोल के, मिसिसिपी में। उस जगह में एक छोटा सा गरीब परिवार में, एक 2 कमरा के घर में उनका जन्म होता है 1935 का 8 जनवरी का 8 तारीख, ठंड के समय एक ऐसे परिवार में जन्म होता है। और नाम है नन अदर दैन द किंग ऑफ रॉक एंड रोल। एक बार दिल से कहेंगे, द किंग ऑफ रॉक एंड रोल, नन अदर दैन एल्विस प्रेस्ले। एल्विस प्रेस्ले एक ऐसा नाम जिसके बारे में आप ज़रूर कभी ना कभी सुने हैं। अगर नाम भी नहीं सुने, उनके गाने से आप कनेक्ट हो गए हैं कि ये गाना उनका है, ये उनका छोड़ के। एक उस समय के एक आइकॉनिक सिंगर, जो पूरा अमेरिका के ऊपर, उनके टीनेजर के ऊपर, उनके दिल के ऊपर राज किया, ऐसे एक सिंगर एल्विस प्रेस्ले। कहानी है उन्हीं के बारे में आज का। अपने पापा और मम्मी के नाम वर्नॉन और ग्लैडीज, दोनों इस प्रेस्ले को जन्म के बाद एक घटना भी उघटते हैं उनके साथ। एक्चुअली वो जब पैदा हुए थे तो ट्विंस हुए थे, और बाद में पैदा होने का कुछ देर बाद उनके जो बड़े थे, उनके बड़े भाई जो है समहाउ वो और जिंदा नहीं रह पाए, और इसी का शौक, जो सदमा, ये एल्विस प्रेस्ले ने बाद में अपने लाइफ में शेयर की है बहुत जगह। ये एक शौक, भले बाद में एल्विस प्रेस्ले उस टाइम एकदम छोटा था, बट बाद में उनको जब पता चला तो उनके लिए एक शौक था कि he couldn't see his brother anymore in life again, the twin brother. So that was how life started with Elvis Presley. वर्नोन और ग्लैडीज का ये एकमात्र संतान एल्विस एरॉन प्रेस्ले। तो माँ बाप का गरीब होने का बावजूद भी ये सेंटर ऑफ लाइफ बन गया एल्विस प्रेस्ले। इसके कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, यानी कि दे मूव टू अनदर हाउस फ्रॉम ट्यूपेलो, जहाँ पे उनका पैदा हुआ। एल्विस अटेंड्स द असेंबली ऑफ गॉड चर्च with his family, and the music and preaching register deeply begins with Elvis Presley. मूव कर जाते हैं ट्यूपेले से। उनके चाइल्डहुड, बचपन के दिन में ब्लैक ब्लूज मैन
उनके पड़ोस में थे। ब्लैक ब्लूज में ये लोग संगीत से जुड़े हुए उसके बारे में मैं बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा, या तो आप एक बार खुद देख भी ले सकते हैं। इनसे ये काफ़ी अनुप्रेरित हुए अपने बचपन के दिन में। एंड रेडियो में उस टाइम में कंट्री म्यूजिक जो बजा था, उस म्यूजिक अक्सर ये छोटा बच्चा एल्विस उस टाइम में सुना करते थे, और उससे ये काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। अक्टूबर 3, 1945 में एल्विस प्रेस्ले, तब 10 साल के करीब करीब उनका एज हो चुका। एट द एज ऑफ 10 years एल्विस प्रेस्ले एक चेयर पे खड़े हो जाते। ही स्टैंड्स ऑन अ चेयर, एक माइक्रोफोन लेके हाथ में, और ओल्ड शेप बोल के एक यूथ टैलेंट कॉन्टेस्ट था, जो कि मिसिसिपी अल्बामा फेयर में था, और ट्यूपेलो में ही था ये। तो वो चेयर में खड़े होकर वो ओल्ड शेप वाला गाना गाते हैं 10 साल के उम्र। ये जो टैलेंट शो टेलीकास्ट हुआ था या ब्रॉडकास्ट हुआ था उस समय में, वेलो रेडियो बोल के था, रेडियो ब्रॉडकास्ट का नाम था वेलो रेडियो। तो उसमें एल्विस को 5th प्राइज मिला, 5म स्थान उनको मिला, और उनको $5 मिला था प्राइज के तौर पर उन दिनों। और अगर कहा जाए एल्विस प्रेस्ली का जीवन का पहला म्यूजिकल कॉन्टेस्ट, पहला म्यूजिकल प्रोग्राम, कुछ भी आप बोलिए, यही प्रोग्राम था अपने 10 साल के उम्र में। कंपटीशन जीतने के अगले साल यानी 1946 में, मैंने पहले आपसे शेयर किया कि गरीब परिवार था और उनके पास इतने पैसा भी नहीं था, जो भी चाहे, हर पापा मम्मी का तमन्ना होता है कि बेटा या बेटी जो भी चाहे उनको पूरा करने का, बट हो नहीं सकता है, खासकर ऐसे गरीब परिवार के लिए। तो 1946 में एक घटना हुआ जिसमें एल्विस प्रेस्ले को उनके पापा की देखा कि बेटा इतना अच्छा गाना गाया, उनको प्राइज मिला, तो उनका इच्छा था एक कुछ गिफ्ट देना चाहता था, एक साइकिल खरीदने के लिए वो चाहता था, बट उनके पास इतना पैसा भी नहीं था उस समय में एक साइकिल खरीद के दे। तो इंस्टेड ही बॉट अ गिटार फॉर हिम, जो कि करीब उस समय के वैल्यू में, मेरे पास, मैंने इतने थोड़ा आप सभी के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया कि उस समय में गिटार का कॉस्ट पड़ा था अराउंड $13, और वो परचेज किया था ट्यूपेलो हार्डवेयर स्टोर बोल के, ट्यूपेलो हार्डवेयर कंपनी बोल के एक कंपनी है, वहाँ से ये गिटार खरीदारी किए थे इन रिटर्न फॉर $13 इन दोज डेज। ये 1946 के बारे में आपसे बता रहा हूँ। नवंबर के समय 2 साल बाद 1948 में एल्विस अपने वो गिटार को लेके, अब एल्विस थोड़ा सा उनको ये शौक हो जाता है कि उस गिटार को थोड़ा बहुत स्ट्रिंगिंग करने लगते हैं, बच्चा है। 1914 में 2 साल में वो एल्विस वो गिटार को लेके गाना गाते हैं, जिस गाने का नाम है लीफ ऑन अ ट्री। एंड मैं एक चीज़ बताऊँ कि एल्विस प्रेस्ले वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय गॉस्पेल म्यूजिक्स। ट्यूपेलो में एक उनका जो स्कूल था, मिलियम जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पे फेयरवेल म्यूजिक में एल्विस प्रेस्ले वो गाना गाते हैं लीफ ऑन अ ट्री, उस गिटार को बजाते हुए। अच्छा, एल्विस को पता भी नहीं था कि वो इतना अच्छा गाना गाएंगे, मतलब ही जस्ट ट्राई टू सिंग द सॉन्ग, बट उस गाने का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ कि ही रिसीव्ड अ ह्यूज अप्लॉज फॉर द परफॉर्मेंस। एल्विस वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि इतना अच्छा, इतना वेल एप्रिसिएशन होगा उनके इस गाने के बारे में। तब एल्विस तब तक टीनेजर बन चुके हैं। में करीब एल्विस अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं फ्रॉम ह्यूम्स हाई स्कूल, और उसके बाद में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक घड़ी के दुकान में, एक पार्कर मशीनिस्ट शॉप था यहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं अपने काम करने के लिए। और उस टाइम में एल्विस एक रिकॉर्डिंग के लिए, वो प्रोफेशनली नहीं, बट उन्होंने एक ट्राई किया एक रिकॉर्डिंग करने के लिए। ही ड्रॉप्स बाई अ मेम्फिस, जहाँ पे था वो मेम्फिस बोल के वो जगह का नाम था, तब ही ड्रॉप्स बाई अ मेम्फिस रिकॉर्डिंग सर्विस, और
इट वॉज द होम ऑफ सन लेवल. उस लेवल का नाम था सन बोल के एक कंपनी का लेवल में वो चलता था. और वहाँ पे ही मेक्स अ डेमो ऑफ रिकॉर्डिंग. वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते माई हैप्पीनेस बोल के एक था, एंड दैट्स व्हेन योर हार्ट टचेस बिगिन, ये बोल के 2 रिकॉर्डिंग उन्होंने जस्ट ट्राई किया था, नॉट एज अ प्रोफेशनल. और उनके अगेंस्ट में उनको एक $4 मिला था, एक उनको मिला था. और वो गिफ्ट को उन्होंने फिर अपने मम्मी के बर्थडे में कुछ खरीदने के लिए खरीद के उनको गिफ्ट किए. तो ये उनका टीनेजर स्टोरी था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज ग्रेजुएशन. अप्रैल के महीने में 1954 में एल्विस कुछ दिन बाद, कुछ मैंने नेक्स्ट ईयर ही आप मान के चलिए कि वो मैकेनिक शॉप जहाँ पे वो काम करते थे वो जल्दी छोड़ दिया और एक कंपनी है जिसका नाम है क्राउन इलेक्ट्रिक कंपनी, वहाँ पे वो ज्वाइन कर लिया. क्राउन इलेक्ट्रिक कंपनी में ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे वो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वहाँ पे ही डज वेरियस जॉब्स, बहुत सारे काम उस कंपनी में वो करते हैं, इंक्लूडिंग एक उनके एक डिलीवरी ट्रक भी था सामान का. वो ट्रक भी एल्विस प्रेस्ले चलाते थे. मैं आपसे ये सारी चीज़ जितने हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे थोड़ा बारीकी से शेयर करने के लिए, बिकॉज मेरे को यह स्टोरी बहुत मोटिवेशनल स्टोरी लगा कि एक लेजेंड, एक आइकॉन जिन्होंने अपने ज़िंदगी में गरीब परिवार से शुरुआत किया, एक ट्रक ड्राइवर भी हुआ और वो बाद में यूएस प्रेसिडेंट का शिप खरीद लिया. कहाँ थे और कहाँ आ गए, ये ज़िंदगी होता है और टैलेंट इसी को कहते हैं. एनीवे आगे चलते हैं. सो और वो ट्रक को चलाते हुए यूज टू डिलीवर थिंग्स ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन कंपनी एट डिलीवरी साइट्स. सो उस समय में पढ़ाई करने के लिए गोज टू अ नाइट स्कूल और वहाँ पे अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन का पढ़ाई भी करते हैं. तो ये सारी चीज़ ऐसे जिंदगी चलता रहता है एल्विस के लाइफ में. 1954 में सैम फिलिप्स बोल के एक आदमी है जो कि एक दूसरे किसी का मैरियन केसकार के सजेशन पे एल्विस को बुलाते हैं. तब तक कुछ लोगों को पता ही था कि एल्विस एक ऐसा टीनेजर है जिनको गाना अच्छा आता है. उनके मन में शायद वो फैक्टर था. तो वो सैम फिलिप्स उनको बुलाते हैं एंड उनको एक गाना गाने के लिए एक टेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए ऑफर देते हैं. तो बट एल्विस पहले वो गाना गाने के लिए तैयार नहीं होते. एंड जब वो गाना गाते भी हैं तो द गाना जो था कि गाना का जो टैगलाइन था दैट वाज विदाउट यू. द सॉन्ग वाज विदाउट यू. And Elvis couldn't sing that song up to the satisfaction level of Sam, what he has given him to record. Just a test. Anyway, Sam asks Elvis what he can sing. So Sam उनको पूछते कि चलो ये गाना मैं जितना उम्मीद कर रहा था उतना हुआ नहीं, बट अब तुम बताओ कि तुम क्या गाना गा सकते. और वहाँ पे सैम के पास में एल्विस के साथ परिचय होता है और 2 इंसान के साथ, इंसान नहीं कहूँगा मतलब, और 2 व्यक्तित्व के साथ, 2 कैरेक्टर के साथ. एक जन का नाम था स्कॉटी मूर जो कि एक गिटारिस्ट था और एक जन का नाम था बिल ब्लैक जो एक बेस गिटारिस्ट था. वहाँ पे इन दोनों के साथ एल्विस का परिचय हुआ वहीं पे सैम के पास. एंड ये परिचय बहुत लंबा गया क्योंकि ज़िंदगी में बाद में इन्हीं के साथ एल्विस का काफ़ी समय नज़दीकियाँ बढ़ता गया और दिस 2 people played a very prominent role in Elvis Presley's life ahead. जुलाई के महीने 1954 में Elvis meets Scotty and Bill, but nothing really clicks until July 5th जब एक समय वो ब्लू मून ऑफ केंटकी बोल के गाना आया and that became one of the best first of 5 singles of early Elvis songs recorded. and गाना था ब्लू मून ऑफ केंटकी. वो एल्विस का जिंदगी का पहला 5 सिंगल गाना जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था उनमें से ये गाना one of the best songs.
तो उन्होंने उस समय भी ये गाना गाया या रिकॉर्ड किया। एल्विस, स्कॉटी, बिल, ये तीनों एक साथ जुड़ गया था। स्कॉटी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया छोटा सा, और स्कॉटी वॉज वर्किंग एज अ मैनेजर ऑफ द ग्रुप। स्कॉटी उस ग्रुप का एक मैनेजर बन गया। ये तीनों मिलके एक ग्रुप बना दिया। एंड एल्विस तब क्राउन इलेक्ट्रिक में काम कर रहे, ऑलरेडी जो कर रहे थे वो कंटिन्यू कर रहे। सो एक साथ वो लोग गिग करते हैं, बैठते हैं, जैमिंग करते हैं। तीनों को बहुत वो शौक धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। एंड एंजॉइंग द मॉडरेट सक्सेस विथ रिकॉर्ड्स एंड पर्सनल अपीयरेंसेस। सो ये समय था 1954 के जो समर के दौरान, समर ऑफ 1954। तो दोस्त जैसे ऐसे पर तब परफॉर्मेंस एक साथ कर रहे हैं, कुछ जैमिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, होता है ऐसे। तो उस समय में एक घटना भी ऐसा हुआ, एक परफॉर्मेंस था एक जगह में, एल्वे वाज ग्रैंड ओले ऑपराई बोल के, वहाँ पे इनको परफॉर्मेंस करने के लिए वो लोग गए। ग्रैंड ओले ऑपराई में एल्विस का परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, और नॉट अप टू द मार्क भी बोले तो अगर शायद गलत होगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। होता है लोगों का ज़िंदगी में, ऐसे समय भी होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। और परफॉर्मेंस इस लेवल का हुआ कि वहाँ पे लोग गुस्सा होकर बोले कि एल्विस गो बैक, बेटर यू गो बैक एंड ड्राइव द ट्रक। तो उस जगह में पहुँच गया था। एंड उस टाइम में एल्विस बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। एंड बट दे नेवर स्टॉप्ड फ्रॉम दिस, कि एक झटका हुआ तो चलो बंद कर देते आज से और नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। दे कंटिन्यूड देयर वर्क। बिल, स्कॉट और एल्विस तीनों एक साथ काम करना चालू रखा, इनका जैसे काम चल रहा था। अक्टूबर में उसी साल में एक दूसरा एक परफॉर्मेंस के लिए उनको एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है लुइसियाना हेराइड। लुइसियाना हेराइड वाज बेसिकली अ कंपटीटर कंपनी ऑफ दिस ऑपराई, जहाँ पे उनको कमेंट्स अच्छा नहीं आता या फीडबैक ऐसे हुआ था, जो मैंने शेयर किया आपके साथ। लुइसियाना हेराइड में सैटरडे नाइट होता था और कंट्री म्यूजिक रेडियो शो होता था उनका, जो कि लुइसियाना में है। एंड ब्रॉडकास्ट KWKH रेडियो बोल के एक रेडियो था, उसमें ये ब्रॉडकास्ट होता था सैटरडे नाइट्स का। इट वॉज बेसिकली ग्रैंड ओले ऑपराइज मेन कंपटीटर। और उस समय में एल्विस प्रेस्ली के साथ, इनके टीम के साथ, उनका करीब 190 स्टेशंस में 13 स्टेट में इन्होंने परफॉर्मेंस किया। और उनके साथ 52 सैटरडे नाइट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एल्विस प्रेस्ली का। इतना बेहतरीन एक शो उन्होंने उस समय में दिया, प्रेजेंट किए, कि वो एक जगह पर उनको पहुंचा दिया। एंड दिस वाज ऑब्वियसली अ ग्रेट ब्रेक फॉर एल्विस पॉपुलैरिटी, एंड ऑब्वियसली हिज कमिटमेंट टू हेराइड प्रिवेंट्स हिम टू गो आउटसाइड द स्टेट, ट्रैवलिंग मच आउटसाइड, बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कुछ था जिनके वो उनका बाहर के, ये मैं एक जगह में आपसे शेयर करूँगा कि एल्विस प्रेस्ली अपने ज़िंदगी में US के कुछ इलाका छोड़ के बाकी जगह में ज़्यादा गए नहीं। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका छोड़ के वो बाहर में ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं किया या तो ट्रैवल भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे कुछ टिप्स हिंट्स भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एनीवे, आगे चलते हैं। एल्विस प्रेस्ली साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद बॉब नील। बॉब नील बिकम्स हिज बिजनेस मैनेजर नाउ, वो उनका मैनेजर बन जाता है। एंड इसके बाद एक चीज़ बताना चाहूँगा, ही मेट कॉर्नेल टॉम पार्कर। दिस पर्सन, कॉर्नेल टॉम पार्कर के बारे में अगर आपको कभी मौका मिलता है तो एक बार खुद सर्च करके पढ़िएगा कि उनको लेके भी काफ़ी उस समय में हलचल हुआ था। तो कॉर्नेल टॉम पार्कर बिकम्स अ प्रोमोटर एंड ए मैनेजर फॉर एल्विस प्रेस्ली लेटर, कनेक्टेड विथ वेरियस एक्ट्स। एंड लुइसियाना हेराइड बोल के एक
शो था उसका वो प्रोमोटर थे. तो बिल स्कॉट और एल्विस का जर्नी जारी है, टूरिंग का और परफॉर्मेंस का जारी था. अनटिल एंड अनलेस वो पहुंच जाते हैं, एल्विस साइंस इज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ का पहला कॉन्ट्रैक्ट, म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी. ही साइंस विद द RCA Records in the year 1955, in the month of November. The date is also specific. It was on 20th of November 1955 he signed a contract. Cornell Parker negotiates the sale of Elvis Sun contract to RCA. जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में था कि उनका जो 5 सिंगल रिकॉर्ड्स उन्होंने पहले बनाया था वो था, उसमें शामिल था. और उसके साथ पहले उन्होंने जो गाना कुछ रिकॉर्ड किया था वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था तब ये भी इंक्लूडेड रह गया था. तो RCA में अब RCA रिलीज करना शुरू किया ये सारे गाना को, एंड उनके लेवल में, RCA लेवल में. And at the same time, Elvis signs a contract with Hill and Range Publishing Company, which is to set up a separate firm called Elvis Presley Music. एक दूसरा फर्म भी बना. तो आगे फिर द हॉटेस्ट, एल्विस इज नाउ द हॉटेस्ट न्यू स्टार इन द न्यू बिजनेस, म्यूजिक बिजनेस इंडस्ट्री. एक चीज़ मैं खुद स्टडी किया कि एल्विस प्रेस्ली का जब RCA के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना, वो शायद उनके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, कमर्शियल टर्निंग पॉइंट. बिकॉज उनके साथ वो उन्होंने एक पहला हार्ट ब्रेक होटल बोल के एक गाना था, एक परफॉर्मेंस, एक सॉन्ग था, जिसमें इट वॉज द फर्स्ट एल्बम इन विच एल्विस डिस्कोग्राफी, बिकॉज the genre of song Elvis Presley was the king of rock and roll. तो एक जगह मैं पढ़ रहा था कि it was the first album in Elvis discography. This album goes to number 1 position on the Billboard album chart for 10 consecutive weeks. 10 हफ्ता तक ये नंबर 1 पोजीशन में था. आज के दिन में जब काउंटडाउन होता है डिफरेंट म्यूजिक स्टेशंस में, वैसे उस समय में ये बिलबोर्ड में एल्बम में नंबर 1 पोजीशन में था 10 हफ्तों तक. एंड दिस वॉज द ओनली एल्बम एट दिस टाइम टू रीच ओवर 1 मिलियन सेल्स इन US. 1 मिलियन कॉपी विनाइल रिकॉर्ड्स सेल हुआ था इस समय में. एंड गोल्ड एल्बम अवार्ड एल्विस प्रेस्ली को मिले इस पर्टिकुलर एल्बम के लिए. So after this gold album award and this record number of sales, आप समझ रहे हो कि 1 मिलियन सेल्स हो गया, तो एक लाइफ में बहुत ज़्यादा कमर्शियल ट्विस्ट आ गया. तो एल्विस अराइव्स इन लॉस एंजलिस टू बिगिन अ 2-part स्क्रीन टेस्ट फॉर पैरामाउंट स्टूडियोज़. पैरामाउंट स्टूडियोज़ के बारे में आप सभी सुने हैं. तो ही केम डाउन टू गो फॉर अ स्क्रीन टेस्ट विद द पैरामाउंट स्टूडियोज़ इन हॉलीवुड on 26th and 27th, Blue Shoed Shoes, and performs a scene from as yet unmade film The Rainmaker. तो वो वहाँ पे उस समय आके स्क्रीनिंग की. साथों साथ एल्विस ऑल्सो साइंस अ 1 picture movie contract with Hal Wallace and Paramount Pictures, and the contract was made with options of 6 more pictures coming up with Elvis Presley. 20th Century Fox के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद एल्विस प्रेस्ली का पहला जो मूवी था that was Love Me Tender, and it is originally titled as the Reno Brothers, and but is retitled before its release to capitalize on Elvis, sure to be a hit single from the soundtrack. एल्विस का लाइफ का 4th, मैंने आपसे बताया कि 6 मूवीज़ के लिए करीब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. तो इनका जो चौथा मूवी था जो कि किंग क्रियोल, इट इज़ क्लेम टू बी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ एल्विस प्रेस्ली ऑफ दोस टाइम. एंड
इसके बाद there was another twist in the life of Elvis Presley. Elvis was inducted to the US Army at Memphis Draft Board and is assigned उनका एक सीरियल नंबर था, वो भी मैं निकाला हूँ आप सभी के लिए, मैं शेयर कर रहा हूँ एक बार वो देख के कि दैट सीरियल नंबर वाज 53310761, ये उनका सीरियल नंबर था आर्मी में. एल्विस गॉट इज नाउ, एल्विस का एक पॉपुलर हेयर कट था, तो ही गॉट इज फेमस हेयर कट एट फोर्ट चाफी आरकानसास. वहाँ पे उन्होंने वो हेयर कट, आर्मी में दाखिल होने के बाद उन्होंने वो हेयर कट किया. ही अराइव्स एट फोर्ट हुड टेक्सास फॉर बेसिक ट्रेनिंग, आर्मी में इंडक्शन होने के बाद, एंड इज स्टेशन देयर फॉर 6 months. कहाँ पे? फोर्ट हुड में. आफ्टर बेसिक ट्रेनिंग उनका पहला जो ही गॉट इज फर्स्ट लीव, एल्विस हैज़ अ रिकॉर्डिंग सेशन, वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग सेशन करते हैं. दैट इज हिज लास्ट रिकॉर्डिंग सेशन टिल 1960, यानी कि 1958 से 60 तक उन्होंने और रिकॉर्डिंग करने का उनको मौका नहीं मिला, बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज इन आर्मी. सो उसमें जो रिकॉर्डिंग किया तो उसमें से एक गाना था, अ बिग हंक ऑफ लव, दैट वाज द सॉन्ग इन दैट रिकॉर्डिंग. आर्मी में दाखिल होने के बाद 1958 में ग्लैडीज प्रेस्ले सडनली बिकम्स इल, यानी उनके मम्मी. सो एल्विस प्रेस्ले टेक्स ए लीव एंड कम बैक्स होम टू मीट हिज मदर, ग्लैडीज को मीट करने के लिए मेम्फिस में. He arrives at Memphis and on the afternoon of August 12th, 12 अगस्त को नहीं, आई एम सॉरी, इट वॉज प्रॉब्ली ऑन 14th August, केवल 46 years के एज में एल्विस लॉस्ट हिज मदर. इसके बाद एल्विस प्रेस्ले फिर से वापस चले जाते हैं उनकी ड्यूटी में, आर्मी ड्यूटी में, बिकॉज देश के लिए वो नियुक्त हुए थे. And this time he goes to Germany, he goes to Paris and some other places across the world. उनका ये बाद में उनका आर्मी में एक सर्जेंट का एक बार प्रमोशन हुआ एज अ सर्जेंट, बट एल्विस लाइफ एज अ सोल्जर comes to an end on March 2nd when he finally comes back to Memphis and comes back to Memphis. वहाँ पे उनके हज़ारों फ़ैन उनके लिए अपेक्षा करते हैं, और उसी दिन से March 2nd 1960 में उनका ये आर्मी लाइफ फाइनली, द लाइफ ऑफ एन सोल्जर कम्स टू एन एंड एज नो मोर सर्विंग इन आर्मी. आगे फिर जिंदगी आगे बढ़ता चला, जो आपसे शेयर करूँगा मैं. अच्छा, साथ में और एक चीज़ बताऊँ, एल्विस प्रेस्ले व्हेन ही केम बैक he recorded few songs and one of the songs was Elvis is Back. That was probably the album or the song. ऐसे कई गाना वो फिर से रिकॉर्ड करना शुरू किया. साथों साथ और एक चीज़ मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि जब वो आर्मी में थे उस टाइम में ही गॉट द फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट इन कराटे विच डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज सर्विस इन आर्मी, एंड उसके लिए उनको वो सर्टिफिकेट मिला था. अक्टूबर 1961 में एल्विस एक रिकॉर्ड करते हैं, एक एल्बम ब्लू हवाई, एंड दिस वाज अ ब्लॉकबस्टर, लाइक इट वाज अ पॉपुलर साउंड ट्रैक विच बिलबोर्ड चार्ट में ये गाना करीब 1.5 साल नंबर 1 पोजीशन में था फॉर such a long time, and it also is number 2 position in a single destined to become an Elvis classic in his songs recorded. After this, in the year 1967, Elvis का व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, because in the month of March 1967, Elvis got married to Priscilla के साथ उनका शादी हुआ, and it was an hotel known as Aladdin Hotel in Las Vegas, and a press conference and a breakfast reception would follow this marriage.
एंड उसके बाद वो कुछ दिन के लिए अपने हनीमून के लिए वो चले गए थे पाम स्प्रिंग्स में, एंड देन आफ्टर दैट दे रिटर्न टू मेम्फिस. 1960s बोले, अब 1970s इस जो एरा था, दैट वाज एल्विस का पीछे मुड़ना नहीं पड़ा, बिकॉज आरसी के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पैरामाउंट पिक्चर्स, इतने सारे कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ, एल्विस वाज एवरीवेयर. ही वाज probably the only one icon in the hearts of million teenagers of US at those time. एल्विस प्रेस्ली का एक मैं एक अलग से एक चीज़ आप सभी के लिए नोट करके रखा था. एल्विस प्रेस्ली वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ सैंडविच मेड विद पीनट बटर एंड बनाना. ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ दैट सैंडविच. एंड उनको और एक चीज़ पसंद था, डबल मिंट गम. वो मुंह में हमेशा रखते थे, डबल मिंट गम. और फ्रेश, ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ फ्रेश बनाना पुडिंग. तो ये उनके खाने के बारे में थोड़ा बहुत रुचि मैं कहीं से खोज कर निकाला, आप सभी के साथ शेयर करूँगा बोल के. अब एल्विस प्रेस्ली को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब आई विल कम टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, दैट वाज ग्रेसलैंड. ग्रेसलैंड क्या है मैं आप सभी से शेयर करूँगा, सो सुनते रहिए आगे. अपने 22 साल की उम्र में एल्विस प्रेस्ली, दैट वाज इन द ईयर 1957, एल्विस प्रेस्ली एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं. एक इट वाज ए प्रॉपर्टी विच वाज ओन्ड बाय द मूर्स फैमिली था. उनसे वो एक प्रॉपर्टी, लैविश प्रॉपर्टी स्प्रेडेड अबाउट ओवर 14 acres ऑफ लैंड. एल्विस परचेज दिस प्रॉपर्टी. उस टाइम इसका वैल्यू था विच वाज अराउंड ओवर $1,500,000, the value of Graceland those time. And Graceland के बारे में आज के दिन मैं बताऊँ कि it is the second most visited home in US after the White House, जहाँ पे ईयरली, सालाना 7 लाख विजिटर विजिट करते हैं ग्रेसलैंड, द होम ऑफ एल्विस प्रेस्ले. एल्विस प्रेस्ली का इस ग्रेसलैंड को सपनों का घर था ये, सही में उन्होंने सजाया भी था उस हिसाब से. और उनका एक अभी भी उनका एक एरिया है ग्रेसलैंड में जहाँ पे पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है. इट इज़ फॉरबिडन फॉर जनरल पब्लिक टू गो टू दैट प्लेस, बिकॉज वो एल्विस प्रेस्ली का पर्सनल एरिया था ग्रेसलैंड के अंदर, जहाँ पे वो अपने क्रिएटिव चीज़ों के लिए खुद अपने समय बिताते थे. वहाँ पे बैठते थे एंड थिंक एंड क्रिएट हिज ओन म्यूज़िक. एंड मैं और एक चीज़ बताऊँ कि ग्रेसलैंड वो इज़ ऑल्सो विजिटेड बाई द US प्रेसिडेंट ऑल्सो लेटर ऑन, जॉर्ज बुश, in the year 2006. So Graceland is a landmark in US till today. So एल्विस प्रेस्ले का लाइफ ऐसे ही, इट वाज अ लॉन्ग लाइफ विथ compositions, performance, super rock and roll performances all over the world, becoming a legend, icon, कितना कुछ, मतलब पूरा भरा हुआ था जब आप देखें ना. बट फाइनली लाइफ का अंत बाई नेचर आता ही है सबका कभी ना कभी. अच्छा, ही वॉज ओनली द इतने अचीवमेंट्स, ही गॉट 3 ग्रैमीज. ओनली US आर्टिस्ट और परफॉर्मर जिनके याद में US गवर्नमेंट ने 2 स्टैम्प्स लॉन्च किया. वन वाज इन द ईयर 2013 एंड अनदर इन 2015 एंड अनदर इन द ईयर 1993. 2 स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स आए हैं उनको याद करते हुए. Later it came to let me come down to the last phase of his life, year 1977, August 16th. उसका जस्ट एक दिन पहले उनका रिकॉर्ड्स कहता है कि शॉर्टली
मिडनाइट के बारे में बाद में एल्विस प्रेस्ली डेंटिस्ट के पास एक विजिट किए थे। डेंटिस्ट के पास से वो वापस आते हैं उनके घर पे एंड क्योंकि वो उनको नेक्स्ट डे फ्लाई करना था पोर्टलैंड एंड 17 तारीख का उनका एक शो था वहाँ पे और वो आके अपने ग्रेसलैंड में उनका जो मास्टर सूट था वहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए जाते हैं एंड बाद में करीब दोपहर में या लेट मॉर्निंग में अचानक एल्विस प्रेस्ली was found lying on the floor of his washroom with no more life within him. बाद में ये उस समय में हलचल मच गया पूरा देश में दुनिया में because this was a mysterious death and later on it was with medical science reports and all that came up. It was claimed to be a heart attack and कई जगह में ये भी क्लेम हुआ कि ओवरडोज की वजह से ड्रग्स के लिए वो शायद ऐसा कुछ घटना घटा बट आज भी ये डेथ मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोगों के पास मिस्टेरियस ही है। एक ऐसा आइकॉन एक ऐसा लेजेंड अचानक सा ओनली एट द एज ऑफ 45-46 years probably अचानक ऐसे हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो रियली एंड वी रियली लॉस्ट दिस अमेरिकन लेजेंड द आइकॉन द किंग ऑफ रॉक एंड रोल। उनका एक गाना मैं कभी भी एल्विस प्रेस्ली याद आता था जेल हाउस रॉक्स ये गाना याद में आता है। देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स रिलेटेड विद एल्विस प्रेस्ली न्यूमरस कंपोजिशंस न्यूमरस परफॉर्मेंसेस क्या क्या नहीं है। जितना भी है आज का ये सब्जेक्ट बहुत लंबा था और मैं 16th में इसलिए अभी बताता हूँ आपके 16 अगस्त कुछ दिन पहले गया तो दैट इज़ वाई आई प्रॉब्ली सिलेक्टेड द सब्जेक्ट ऑफ एल्विस प्रेस्ली। बट उनका लाइफ स्पैन में इतना कुछ उन्होंने किया है दैट उनको समेट के एक छोटा सा जगह में लाना एक छोटा बॉक्स में ला के आपके सामने पेश करना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर भी मैंने कोशिश किया जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा है एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। कहीं पे और भी कुछ पता है तो प्लीज़ डू शेयर मी ऑन द कमेंट सेक्शन। और फिर से वही चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अच्छा लगे सैटरडे स्टोरी आप एंजॉय कर रहे हैं आप मेरे को ज़रूर अपने मेल आईडी में मेल करिए eventfuntime@gmail.com में और किस बारे में आप स्टोरी सुनना चाहते हैं हमें ज़रूर लिख के भेजिए। एंड आपके तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपके लिए मैं रखता हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू रियली लाइक द स्टोरी एंड माई एफर्ट्स अ लिटिल बिट। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा हर हफ्ते के लिए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो का ये लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे विद द स्टोरी ऑफ द किंग ऑफ रॉक एंड रोल एल्विस प्रेस्ली फॉर यू। गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन नेक्स्ट सैटरडे। टेक केयर।